हर एक देश में गरीबी है, तो उसी तरह कोई अजीब सी बात नहीं है कि हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ाते हैं, कि हम प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ाते हैं। जैसे आबा जी ने कहा, वो एक ऐसे कहानीकार हैं जो उसी तरह यथार्थता, अपनी यथार्थता को वर्णित करते हैं मानो ये हमारी है। हाँ ठीक है, दलित लोग हम किसी को नहीं बोलते हैं अमेरिका में या किसी दूसरे देश में, लेकिन ऐसे मार्जिनलाइज लोग तो हैं और उनसे ऐसा व्यवहार भी होता है कि मानो वे जानवर है, कि मानो उनको कुछ नहीं चाहिए, कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। तो प्रेमचंद एक यूनिवर्सल लेखक है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में लिखते हैं। जो हायरार्कीज हैं वे एम्बेडेड है, लेकिन उनके खिलाफ हम क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, हम कैसे बच्चों से बात करेंगे उन अन्यायों के बारे में, यही हमारी जिम्मेदारी है। और हम देख सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में ये बात काफी स्पष्ट से दिखाई जाती है। ठीक है, ये एक। दो, प्रेमचंद जी की आलोचना जो है वो समाजवादी विचारधारा के आधार पर है। तो उसी तरह जैसे आभाजी ने कहा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके चरित्र कितने स्पेशल है, कितने अनोखे हैं, लेकिन उनके विचार सामाजिक संदर्भ में सामाजिक उसूलों के आधार पर उसका रूप हुआ है, विचारों का रूप हुआ है। हमेशा जब प्रेमचंद की बात करते हैं हम देखते हैं कि कौन सी समस्या जो सामाजिक समस्या है, कौन सी समस्या पर रोशनी डालते हैं। मनोवैज्ञानिक जो पहलू है वो मतलब कहानी को असली कहानी बनाने के लिए है, लेकिन सामाजिक पहलू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक देश में ऐसी समस्याएं हैं, हर एक देश में स्त्रियों की समस्या है, अन्याय है, अपहरण है, बलात्कार है। वैसे ही बच्चों, जैसे बड़े भाई, आपने इसका उल्लेख किया कहानी का, it's a matter of privilege. Why are people born with privilege? जाति के आधार पर, आयु के आधार पर, किसी भी सीढ़ी के आधार पर नहीं। हर एक चीज के लिए हमें काम करना है। सम्मान मिले ठीक है, सम्मान न मिले हमारी गलती। प्रिविलेज की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे आबा जी ने कहा, प्रक्रिया पर ध्यान देना है, कैसे करते हैं, कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, उस पे कैसे चलते हैं। उद्देश्य तो होना चाहिए जरूर, लेकिन उद्देश्य को पकड़े या ना पकड़े यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां तक पहुंचने में हमने क्या किया है ताकि हम बेहतर हो, नौकरी में, अपने रिश्तों में, या सामाजिक दृष्टि से हम क्या करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो भारतीय दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में उसके बारे में काफ़ी बात हुई है। तो एक पाठ हमने यहाँ सीखा है कि जैसे मान लीजिए एआई है, एआई क्या देते हैं हमें? प्रोडक्ट। सोचने का तरीका नहीं देते हैं, व्यवहार का तरीका नहीं देते हैं, प्रक्रिया का तरीका नहीं देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। हमने सवाल पूछा, जवाब मिला, कैसे उस जवाब तक पहुंचना है हमें मालूम नहीं है, हम लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कदम उठाने हैं उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और उसी पर यहाँ के दर्शनों में बात होती है।
तो उसी तरह हमने सोचा कि ठीक है, हम प्रक्रिया के आधार पर बच्चों को सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो है कि हम एक गाइडलाइन बनाएंगे, कोशिश करेंगे और आपसे शेयर करेंगे और आप हमें बताएंगे कि ठीक है या नहीं. I can give you the perspective maybe not only of the US, but let's say the West at large. Yeah. So, well, I'm going to give a critical perspective on how it's addressed. And that is mainly that the natural environment is treated as a passive object that we have to manage. We have departments, as I imagine here, water management. But water manages itself. How do we manage ourselves around water? That should be the question. And a second thing I would like to talk about, which we mentioned briefly in our first meeting here in the university, someone gave, I think it was you, but I'm not sure. Somebody gave the example that if it's too hot in the West, we would turn on the AC. Here, you would go under a tree. And that's exactly this idea that we as humans can control fully nature, and we could regulate it so that we are comfortable. So we are the center, we are on top, and everything else is for us. And exactly these kinds of, I think what is needed is these, and that is how it is that's the dominant kind of narratives and approaches in the West. How do we do things as efficiently as possible? We don't have to change, our practices don't have to change, but we have to regulate the environment in the same way that we do, but just we could make technologies more efficient. But it's exactly these stories, as you mentioned, the potter, the girl potter, these stories of sufficiency. I mean, we're connecting it to the idea of contentment. We don't need too much in order to be happy. But we also, that's a perfect parallel as well. If we don't want too much, nature will also be happy. If we don't take too much, nature will also be happy. So these, I think it's interesting to explore these narratives exactly of sufficiency. What is enough for us, but it's also what is enough so that not only we are happy, but nature is happy. And so we want to ask the question, what does nature want us to want? जो मैंने आप लोग के डेलीगेशन में एक चीज़ पढ़ी, व्हाट आई नो अबाउट दैट यू वांट टू डिस्कस विद द वेलनेस ट्रेडिशंस इन इंडिया. फर्स्ट आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द प्रैक्टिसेस यू पीपल आर practicing to make you happy. Anyone of you can share their feeling? Yes, you can. Therapy, okay, fine. Psychoanalysis, different types of therapies, no? Okay, fine, okay. I'm just talking about what are cultural practices to make you happy. This is an academic field, I know, no? What are the cultural practices which makes you happy? In India, we have lots of practices to make us happy. In all cultures, food is a source of happiness for us. In India, usually we'll find out that there are lots of traditions. We celebrate so much of festivals here, and every month we have one festival at our side. And it creates social bonding between us. हम एक साथ आते हैं, we celebrate. I think if data shows we are lower in happiness index, but in ritual practices, in traditions, in norms, you find happiness is everywhere. Simple helping an elderly is a source of happiness for us. Donating, charity, create a happiness among us. Sharing something good news or anything else with others or friends and family members makes us happy. I think in every culture, these things are appropriate for the wellness tradition. Why we are losing our wellness traditions? We are just materializing the things through the money. We can buy the happiness side. I don't think it's very good tradition. This is my opinion. But young generation, I hope there are different sources of happiness. Dancing is a happiness. Loud music is a happiness. Partying with the friends is a happiness. Yeah, this is the happiness. But in well-being, we create lots of activity. In our college, we perform certain activities to make our student happy. Just sharing their emotions with each other.
what trauma they are facing now. We are just simply listening their concerns, their worries, to release it out. So I think these practices are also everywhere is there. I think you people are also practicing these practices, sharing the thoughts. तो अगर मैं अपने बच्चों से बात करूँ, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, आपको क्या खुश करता है बच्चे लोग? विजिटिंग टू द टेम्पल मेक्स यू हैप्पी? बिफोर द एग्जामिनेशन एवरीवन विजिट टू द टेम्पल. भगवान के चरणों में हम सब कुछ रख देते हैं कि भगवान बस आप ही लाज रख लेना मेरी. these types of things क्या हमें खुशी की तरफ ले जाती है या नहीं ले जाती है? Same thing in collective society, we attribute success and failures not ourselves but others. God create, जैसे मान लीजिए आप पढ़ नहीं पाए, भगवान की इच्छा नहीं थी, मैं नहीं पढ़ पाई. It lowers your stress down. In Western culture, everything we contribute to ourselves. Success and failure by it's my fault or it's my ability, I think. मगर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हम लोग गरीबी में हैं, सब कुछ है और हम खुद को ब्लेम नहीं करते. वी ब्लेम आवर गवर्नमेंट, वी ब्लेम आवर सोसाइटी, वी ब्लेम आवर कम्युनिटी. इट मेक्स अस हैप्पी ऑल्सो. तो ये डिपेंड करता है कि वेलनेस ट्रेडिशंस हैं क्या, क्या नहीं है. मैं अपने बच्चों से और जानना चाहूँगी, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको खुश कर देती है? यस बच्चा, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो. कौन सी चीज़ है जो खुश करती है आपको अभी? ट्रैवलिंग, यस, इट इज़ अ वेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. मगर ट्रैवलिंग में अगर हमने बहुत फोटो सेशन और सेल्फी पे टाइम वेस्ट कर दिया तो? क्योंकि आजकल हम लोग थोड़े से नार्सिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आर यू फैमिलियर विद द टर्म नार्सिस्ट? कितने लोगों को पता है नार्सिस्ट क्या होते हैं? सेल्फ प्रेजिंग. सेल्फ प्रेजिंग में हमेशा हम अपने को ऊपर रखते हैं और दूसरों को नीचे रखते हैं. क्या सेल्फ प्रेजिंग आपकी हैप्पीनेस को कम कर सकता है या नहीं कर सकता है? जब तक हम अदर्स को अपने में शामिल नहीं करेंगे, वी हैव टू इंक्लूड अदर्स इन आवर सर्कल, दैट मेक्स यू हैप्पी. और ऐसी चीज़ जो भी इंडिया के विजिट के दौरान आप लोगों को पता चली हो कि दीज प्रैक्टिसेस आर इन इंडिया ओनली, वी आर लैकिंग दोज प्रैक्टिसेस इन आवर कंट्री. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. During your visit to India, did you find anything different from your culture which makes people very happy? In spite of the difficulties or in spite of circumstances. This is cultural perception because time has been treated in different cultures differently. In India, we don't consider time as an asset. That's why people are very lower in their stress. In every collectivistic society, especially in India, time is not such valuable for us. We are very patient in the ambiguous situations. If you go to the half-seat cultural dichotomies, you will find there uncertainty avoidance there. In collectivistic culture, there is a low uncertainty avoidance. That is the main reason of people's happiness here. Because they are not much very tense about the time. Everything is ho jayega. We have certain type of attitude to relax ourselves. Otherwise, we become very panicked because you find at the Lanka Chauraha, the signal is, you have to wait 10 minutes to come in the campus. Otherwise, everybody is panic पे there. Everyone is late here, is comfortable. तो अगर हम collectivistic culture में देखेंगे और half seat के model को देखते हैं, half seat has given several dimensions on which culture can be compared. One of the dimension is the perception of time. In different culture, you will find time is differently interpreted. In India, on time it is not 9:58. Never be 9:58 in India. Okay, it is always after 10. Where you go Japan, 5 minutes before is on time. Same collectivistic societies are there, but the perception of time is somehow very different. So we can compare culture on different aspects. We can find several similarities between the culture. We can find several differences between the culture, but we have to accept and cherish our culture. I hope. Anything you want to share with your wellness tradition? Otherwise, I can leave here. I hope there is a play in the auditorium.